न्याय और अपराध में अगर कोई वोट बैंक देखता है तो मुझे लगता है ना न्याय हो सकता है ना अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। विपक्ष देश नहीं है। जब इमरजेंसी लागू किया था उन्होंने तो पूरे संविधान को बलाए ताक रख दिया था उठाकर। उन्होंने तो कानून बना दिया था प्रधानमंत्री के ऊपर कोई जांच ही नहीं हो सकती। हमको किसी ने कहा, हमने आपसे कहा, उन्होंने उनसे कहा, वो पता लगा कि वही बात चल रही। तथ्य किसी को नहीं मालूम कि सच्चाई क्या है। मैं अभी कह रहा था ना कि जब भी चुनाव विपक्ष हारता है तो ईवीएम पे घपटे की बात बता। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और क्या हाल रहा कांग्रेस का, चिरकुट तक कह दिया गया उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को। आज भारत सीना तान के बराबरी पे उन मुल्कों के सामने खड़ा है जो भारत को गरीब देश के रूप में देखते थे, पिछड़े भूखे नंगे देश के रूप में जो लोग देखते। 1857 से लेकर के 1947 में देश आजाद, हजारों लोग शहीद हो, तो आजादी बहुत मुश्किल से मिली। आपको लगता है कि वास्तव में देश आज आजाद, सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी से हमें छुटकारा मिला, क्या वही आजादी? नमस्कार, न्यूज जस्ट 7 मीडिया में मैं मंदिता आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और हाल ही में उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है। चुनाव में पार्टी के छोटे पदाधिकारियों से लेकर बड़े मंत्रियों की क्या होती है भूमिका, क्या होती है रणनीति? बटोगे तो कटोगे, योगी के इस बयान पर क्यों छिड़ी जंग? आखिर बीजेपी की सभी राज्यों में क्यों हो रही बड़ी जीत? क्या है बोलबाला? ऐसे ही तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज पॉडकास्ट में हमारे खास मेहमान है बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार हरीश जी, सबसे पहला सवाल, आप एक प्रवक्ता हैं, कैसा रहा यहाँ तक आने का सफर? देखिए, सामाजिक जीवन में काम करने का, एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म के साथ काम करने का, और जो मकसद होता है सामाजिक राजनीतिक जीवन का, वो मकसद होता है जनता जनार्दन की सेवा करना। भारतीय जनता पार्टी जिनके सिद्धांतों पे, जिनके उसूलों पे काम करती है, ऐसे पूज्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका जो दर्शन है एकात्म मानववाद और जो लक्ष्य है अंत्योदय, कि जो सबसे निचले पायदान पे जो व्यक्ति है समाज में, शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उसको समाज में पहली कतार में लाके खड़ा कर। तो ये जो कार्य है, ये उद्देश्य बहुत पवित्र है और एक तरह की साधना है। पहले से ख्याल था कि जाना है मुझे राजनीति में? बिल्कुल, हम लोग चूँकि एक गांव के परिवेश से है और जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन शुरू हुआ तो उस आंदोलन के समय हम लोगों के मन में बड़ी सामाजिक जो अन्याय है, समाज में जो लोग पिछड़े हैं, अभावग्रस्त हैं, उसको लेकर के जो जयप्रकाश बाबू का जो आंदोलन था, उसको लेकर के हम लोगों के मन में एक बड़ी उससे प्रेरणा थी और उसी को लेकर के हम फिर सामाजिक जीवन में आए। तो मैं तो एक राजनीतिक सामाजिक सोच के साथ, पहले मैं पत्रकारिता क्षेत्र में मैंने काम किया। ओके, आपने मास कम्युनिकेशन किया था? नहीं, मास कम्युनिकेशन नहीं किया था मैंने, लेकिन मैं, एक शौक होता है। हाँ, मास एक जो आपकी एनालिटिकल जो आपकी बुद्धि होती है, एनालिटिकल जो आपकी सोच होती है, उसके आधार पर तो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आर्टिकल्स सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विषयों पे लिखना। आपने आर्टिकल्स, मतलब आप एक राइटर भी हैं कह लें। हाँ, और मैंने सहकारी क्षेत्र में, कोऑपरेटिव सेक्टर में एक अखबार यहाँ निकाला, प्रतिदिन सांध्य दैनिक के रूप में, उसका मैं पहला एडिटर भी था। ओके। और बाद में मैं 8.5 साल के बाद, मुझे लगता है लगभग 2 साल तक उस अखबार के साथ रहा। फिर मैं स्वतंत्र रूप से लेखन और इसका कार्य प्रारंभ किया। 80 के दशक में जब बोफोर्स कांड को लेकर के बहुत सारी चीज़ें थी, राम मंदिर आंदोलन को लेकर के था, तो उस समय की जो राजनीतिक परिवेश था उसमें मैं भी 90s के दशक में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना शुरू किया। धीरे धीरे करके संगठन में विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए आगे यहाँ तक सफर आपका। संघर्ष भी बहुत आपने किए होंगे सर, हर जीवन में। तो जब आप सामाजिक राजनीतिक जीवन अनिश्चितता का होता है, इसमें कोई आर्थिक स्रोत नहीं होते आपके पास, बिल्कुल, और समय पूरा देना पड़ता है, और संभावी है कि अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में जा रहे हैं, अब तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके राजनीतिक क्षेत्र का भी माहौल बदल रहा है,
लेकिन जब हम लोगों ने कार्य करना शुरू किया तो लोग सामाजिक राजनीतिक जीवन में एज फुल टाइमर कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे, तो दिक्कतें तो पेश आती हैं। बिल्कुल, वरिष्ठ प्रवक्ता के तौर पर है, इसलिए आपसे ही जानना चाहते हैं, दर्शकों को भी ये बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि बीजेपी का ऐसा कौन सा फार्मूला है, ऐसा कौन सा मूल मंत्र है कि आज केंद्र में भी बैठी है, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से सर हार गई थी और फिर दोबारा से यहाँ तक पहुंचना बहुत बड़ा स्ट्रगल था सर। देखिए, मैंने बताया ना कि मूल मंत्र है अंत्योदय। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रति, उसके पहले जनसंघ था, उसके पहले जो लोग सत्ता में थे, तो जनसंघ के प्रति भी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति सांप्रदायिक होने का, तरह तरह का एक जनता जनार्दन के बीच एक भ्रम डाल रखे। लेकिन जब भारत रत्न आदरणीय अटल जी की सरकार आई तो देश की सोच बदली। जिस तरह से उन्होंने सबको लेकर के इस राष्ट्र के विकास के लिए काम किया और दुनिया के फलक पर एक मजबूत नेतृत्व देने का काम किया, उससे आम लोगों की सोच बदली। और जब 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की सरकार आई तो देश की 125 करोड़ की जनता ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिना भेदभाव की सरकार है। लोक कल्याणकारी नीतियों का क्रियान्वयन बिना भेदभाव के, बिना जात पात पंथ धर्म संप्रदाय के, सबको, सभी नागरिकों के साथ एक समान अवसर और समान रूप से उसका लाभ देने का काम। ये सर 2014 की आप बात कर रहे हैं। 2014 से लेके अब तक वो लगातार वो सिलसिला चल रहा है। और जिन सूबों में, जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ उन नीतियों की, लोक कल्याणकार की नीतियों, गरीब कल्याण की जो नीतियाँ हैं, उनका क्रियान्वयन और तेजी के साथ हुआ। क्योंकि केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार दोनों के सहयोग से नीतियों का क्रियान्वयन तेजी के साथ बढ़ा। जहाँ हमारी सरकारें नहीं हैं जिन सूबों में, वहाँ जरूर जो लोक कल्याणकारी नीतियों के क्रियान्वयन में उन सूबों की सरकारों ने राजनीतिक कारणों से, कि इससे केंद्र सरकार की लोकप्रियता बढ़ न जाए, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ न जाए, उनके क्रियान्वयन में दिक्कतें खड़ी की। जैसे कि 2014 से 17 के, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं आई, तब तक जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को मकान मिलने थे, शौचालय बनना था, इन सब कार्यों में प्रदेश की सरकार ने बहुत ही धीमी गति से काम किया। जो लाभ मिलना चाहिए था उसमें वो नहीं मिल पाया। फिर जब 2017 में आदरणीय योगी जी की सरकार आई तो फिर उस पर तेजी के साथ काम हुआ। और आप देख रहे हैं कि इस तरह से, जैसे आपने योगी जी का नाम लिया तो उनका भी एक बयान सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है, बटोगे तो कटोगे। मीम्स भी बहुत बन रही हैं, कपल्स भी एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं और विपक्ष तो प्रहार कर ही रहा है। देखिए, आदरणीय योगी जी ने जो बात कही वो हिस्टोरिकल फैक्ट है। ओके, नहीं, ये कही किस लिए थी? मैं बता रहा हूँ, कोई भी देश हो, वहाँ के नागरिक हो, देश आगे तभी बढ़ता है जब उसकी सोच साफ हो। देसी रियासतों की लड़ाई थी आपस की, जिसमें मुगलों का आक्रमण हुआ। मुगलों के बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तब भी आपस के मतभेदों के कारण, आपसी जो रियासतों थी, जो राजा थे, उनके मतभेदों के कारण, उनकी आपस के झगड़े के कारण इन विदेशी ताकतों को मौका मिला और एक लंबे कालखंड तक भारत गुलाम रहा। और उस त्रासदी को जिन लोगों ने महसूस किया है वो जानते हैं। और 1857 से लेकर के 1947 में देश आज़ाद हुआ, हजारों लोग शहीद हो गए, कितने लोगों ने के घर तबाह हो गए। तो आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली। तो जो आदरणीय योगी जी ने बात कही, अगर हम एक नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से कमज़ोर होंगे, और इतिहास इस बात का गवाह है। उसको व्याख्यायित किसी परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है, उस पर प्रतिपक्षी दल के लोग उसको किसी रूप में टीका टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने बात कही है वो हिस्टोरिकल फैक्ट है, उससे कोई मुकर नहीं सकता। तो सर, अभी आपने आज़ादी की बात कही, आपको लगता है कि वास्तव में देश आज आज़ाद है? सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी से हमें छुटकारा मिला, क्या वही आज़ादी है? नहीं, बिल्कुल देश आज़ाद है। आज भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, दुनिया की बड़ी ताकत के रूप में है। अभी व्लादिमीर पुतिन का अभी स्टेटमेंट था 2-3 दिन पहले जी, कि भारत को महाशक्ति के रूप में मान्यता वैश्विक मंच पर मिलनी चाहिए।
आज भारत सीना तान के बराबरी पे उन मुल्कों के सामने खड़ा है जो भारत को गरीब निरीह देश के रूप में देखते थे, पिछड़े भूखे नंगे देश के रूप में जो लोग देखते थे, आज उनके सामने सीना तान के खड़ा है और दुनिया के अनेक मुल्कों की मदद भी करता है। कोई भी वैश्विक नीति पर फैसला बिना भारत की सहमति के नहीं है। सर, बोलने की आजादी, जहां तक मैंने रिपोर्टिंग जो की है, अभी जो चुनाव थे मैंने उसमें भी रिपोर्टिंग की, तो लोगों का कहना है कि बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे तो हमारी दुकान उठ जाएगी, हम बोल नहीं सकते हैं। सिद्धार्थनगर की ये सब बात कर रहे हैं, जगदम्बिका पाल की पीआर का काम किया। ये सब जो बातें कही जाती हैं, ये कुछ तो झूठ और भ्रम फैलाया जाता है। मैं उसका नहीं, ये जनता ने कहा था सर, जनता ने। मैंने कहा ना कि जनता भी कौन है, हम लोग जो बातें करते हैं लोगों के मन में वही बसती वही बोलते हैं। लेकिन आप बताइए कि क्या प्रतिपक्षी दलों के सांसद नहीं जीते? ईवीएम को लेकर के लगातार जब विपक्ष हार जाता है तो ईवीएम पे दोष मढ़ता है। सर, ईवीएम तो चाहे पक्ष हो विपक्ष, जिसकी जीत होती है विपक्ष उस पर ही सवाल उठाता है ईवीएम को लेकर। तो ये एक जो है, विपक्ष सच का सामना नहीं करना चाहता है। विपक्ष को जब वो हार जाता है तो कभी कह देगा साहब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर दी, कभी कह देगा कि साहब प्रशासन ने वोट नहीं डलवाने दी। वास्तविकता यह है कि जब हम जीतते हैं तो अपनी पीठ ठोकते हैं और जब हम हार जाते हैं तो कोई न कोई बहाना ढूंढते हैं। तो ये तो इस तरह की बातें हैं और बोलने की कहने की सबको आज़ादी। लेकिन थोड़ा सा सर रुकना चाहेंगे। हमीरपुर में अभी 2-4 दिन की पहले की बात है, 2 पत्रकारों को पीटा गया, उन्हें नंगा किया गया और पेशाब पिलाई गई। और सर वो कौन था? सभी जानते हैं कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, अध्यक्ष थे हमीरपुर के बीजेपी में। देखिए, मुझे उसके तथ्यात्मक जानकारी नहीं है, लेकिन ये भी सर एक तरह से, क्योंकि पत्रकार ने जो भ्रष्टाचार था उसको उठाया। आप बता रहे हैं वो एक सूचना है सर, ये पूरी खबर थी मीडिया में। ठीक है, विपक्ष भी इस पर प्रहार किया, अखिलेश यादव का भी बयान आया इस पर। वो ठीक बात है, लेकिन बिना तथ्यों की पड़ताल की कई बार ऐसा होता है कि खबरें कुछ वायरल होती हैं और जब उसके आप बॉटम में जाइए तो कुछ तथ्य और निकलते। और दूसरी बात, यदि वो सच्चाई है जो आप कह रही हैं, जो लोगों ने बताया, तो योगी सरकार में किसी को बख्शा नहीं गया, चाहे सीनियर से सीनियर अधिकारी रहे हों, पुलिस के इंस्पेक्टर सिपाही अधिकारी कोई रहे हों, सबके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, सब जेल में हैं। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है उन पर। तो जो भी हो, कोई भी किसी मामले में जब भी वास्तविक तथ्य सामने आए, वो कोई रहा हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही क्यों नहीं रहा हो या नेता क्यों न रहा हो या कोई प्रशासनिक अधिकारी क्यों न रहा हो, सबके खिलाफ एक सी कार्रवाई। अच्छा सर, बीजेपी की छवि बहुत अच्छी है, ज्यादा लोग मानते हैं ऐसा, और जो जीत थी वो भी बहुत अच्छी रही है आज तक, जितना भी 2014 से लगातार। लेकिन योगी सरकार में ही राम मंदिर बना, भव्य उद्घाटन हुआ, फिर अयोध्या की जनता ही ने बीजेपी को नकार दिया। क्या कारण हो सकता है? और सुनने में सर यही आया कि पार्टी के लोग ही इसमें शामिल थे। चुनाव में जहां लाखों लोग वोट देते हैं वहां जन अभिव्यक्ति कुछ भी हो सकती है। अटल जी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल। पूरे देश में मैं गया था, माननीय आडवाणी जी की उदय यात्रा थी, उसका मैं मीडिया कन्वीनर था जी। पूरे देश में गया था, हर जगह बहुत थम्पिंग था। वोट कई बार सामाजिक कारणों से, कई बार एक एंड टाइम पे कुछ झूठ भ्रम फैला दिया गया। जैसा आरक्षण को लेकर के, अयोध्या को लेकर के जो बात आई कि आरक्षण को लेकर के भ्रम लोगों के बीच बहुत तेजी के साथ फैला दिया। अयोध्या की जो जीत थी वो 100% थी कि ये सीट बीजेपी के हाथ में आएगी। जो योगी के समर्थक हैं उनका भी 100% दावा था कि ये सीट हमारे ही हाथ में आएगी। मैंने बताया ना कि चुनाव में एक बने जैसे जीत और हार एक सिक्के के दो पहलू, कभी आप हारते हैं कभी जीतते हैं। ये तो एक तरह से एक स्पोर्टिंग स्पिरिट में जो पार्टी के कार्यकर्ता वो काम करते हैं। वहाँ उस समय जो वहाँ के सांसद थे तत्कालीन, उन्होंने आरक्षण को लेकर कोई बयान दिया, उस बयान को विपक्ष ने इतना उसको वायरल किया और ये डाला कि साहब तो भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आरक्षण ही छीन लेगी। तो वो जो आरक्षण को लेकर के एक भ्रम फैलाया गया उनके सांसद को बयान को लेकर के, उसको लेकर के वो वहाँ का माहौल बदला। अब अगर वास्तविकता देखी जाए तो संविधान या आरक्षण कोई एक सांसद नहीं बदल सकता, उसमें 2/3 बहुमत चाहिए होता है संविधान। वन नेशन वन इलेक्शन, ये बदलने की बात हो रही है। और वन नेशन, ये सब संविधान बदलने की तो बात आ रही है। वन नेशन एंड वन इलेक्शन इज डिफरेंट थिंग। और एक लंबे कालखंड से ये विमर्श चल रहा है
कि हमेशा देश चुनाव के मूड में रहता है। कभी यहाँ चुनाव, कभी वहाँ चुनाव, कभी राज्य का विधानसभा का चुनाव, कभी लोकसभा का चुनाव, कभी पंचायत का, कभी स्थानीय निकाय का। तो उसमें एक बहुत बड़ा मैन पावर वो बेच जाता है। प्रचुर मात्रा में जो राजकोषीय धन है वो जाता है, व्यय होता है। सारी मशीनरी लगती है, विकास के काम रुक जाते हैं, नीतिगत निर्णय रुक जाते हैं। ये सब पार्टी का कहना, ये पार्टी का मानना ऐसे है। में विपक्ष लेकिन सहमत नहीं है इस पर। विपक्ष देश नहीं है। हर राजनीतिक दल अपने राजनीतिक हितों को देखते हुए कई बार जो बातें देश के हित में हैं उस पे भी मौन खड़े हो जाते हैं। जैसे 370 को लेकर के बहुत चल रहा है। कई दलों का रुकाव देखिए। तो अब आप उस पर क्या कह सकते हैं, लेकिन राष्ट्र के हित में है कि एक राष्ट्र एक चुनाव। और ऐसे मुद्दों पर तो सभी राजनीतिक दलों को, मेरा मानना है कि संकीर्ण राजनीतिक हितों से ऊपर उठ करके ऐसे मुद्दों पर एक होकर के राष्ट्र के साथ खड़े होना चाहिए। इसमें सर सबकी सहमत होनी चाहिए, वो चाहे पक्ष, देखिए ये संविधान की सर बात है। जो आम जन के हक में है, जो देश और प्रदेश के विकास के हित में है, उस पे सबको एक साथ आना चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से वो चाहेगी जो राष्ट्र हित में है, जो यहाँ के देश के नागरिकों के हित में है, जो देश के विकास और राज्य के विकास के हित में है, जो देश की समृद्धि और खुशहाली के हक में है, उस कार्य को वो संपादित करे। लेकिन सर देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, कभी उसने नहीं संविधान बदलने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार आने के बाद ये बदलाव हुआ है। जब इमरजेंसी लागू किया था तो क्या किया था कांग्रेस पार्टी ने? उन्होंने पूरे संविधान को बलाए ताक रख दिया था उठाकर। अनेक बार नंबर्स ऑफ टाइम उन्होंने स्टेटों की गवर्नमेंट्स को टपेल कर दिए, शासन प्रशासन लागू कर दिए। उन्होंने तो कानून बना दिया था प्रधानमंत्री के ऊपर कोई जांच ही नहीं हो सकती। तो ये बात कहना, आज कांग्रेस सत्ता से बाहर है, तो सत्ता से बाहर होने के नाते कि किस तरह से वो सत्ता में आए उसके लिए अपने स्वांग ओढ़ते हैं। वास्तविकता यही है कि जो लोग संविधान को तालेबंद कर दिए थे, आज वो संविधान को खतरे में बताते हैं। ये हास्यास्पद है। विपक्ष हमेशा जो बदलाव करता है वो अपनी एक्सेप्ट नहीं करता है कि उसने मिस्टेक किया है, लेकिन जब बीजेपी, जब केंद्र सरकार कुछ ऐसा करती है तो उस पर सवाल उठाती है। जैसे आपने कहा, एक और चीज है, सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं और केशव प्रसाद मौर्य की कुर्सी छीनने में लगे हुए हैं। ये सब ऐसी अनबन है सर, ये खबरें लगातार आ रही है। ये गासिप है, ये केवल पॉलिटिकल गासिप के अलावा और कुछ नहीं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के सर्वमान्य मुख्यमंत्री हैं। आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी इसी सरकार में माननीय डिप्टी सीएम है। दोनों लोग साथ साथ काम कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर कार्यक्रमों में साथ में नहीं आते, बहुत कम ही देखा जाता है सर, बहुत कम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बाकी नेता होते हैं, कैबिनेट मंत्री सब भी होते हैं। नहीं, सबके अपने अपने असाइनमेंट है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। विभिन्न अपने नेताओं को अलग अलग जहाँ जिनकी ड्यूटी रहती है, जहाँ किसी प्रचार में जाना है, किसी पब्लिक मीटिंग है, तो लोग अपने अपने उसमें जाते हैं। इसलिए भी खबरें लगातार आती हैं। साथ में ये भी बता दें, जब लोकसभा चुनाव में कोई सच्चाई, 2024 का खबरों में दिल्ली में 2 महीने तक सीएम योगी वो ठीक है, सबके अपने अपने राजनीतिक कारण, सबके अपने अपने कारण। लेकिन कहीं ना अगर खबर उड़ी भी, अगर आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल चीजें हैं, ये खबर बनती है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें सामने आई तभी बातें बनी। बेसलेस बात। अगर कुछ होता तो उस पर राजनीतिक निर्णय हुआ होता। ये सारी चीजें बेसलेस हैं। ये 24 के चुनाव क्या, 22 के चुनाव के पहले भी यही बातें चल रही थी। अब तो 2-3 साल हो गया। तो अगर कोई सच होती तो सामने आती ना। ये तो 22 के पहले चल रही थी। पार्टी के लोग ये सब केवल बेसलेस बातें हैं और इनका कोई आधार नहीं। कई बार हियरसे पे जिन तथ्यों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, उस पे हमको किसी ने कहा, हमने आपसे कहा, उन्होंने उनसे कहा, वो पता लगा कि वही बात चल रही है। तथ्य किसी को नहीं मालूम कि सच्चाई क्या है। तो वास्तविकता ये है कि ये सब चीजें, मतलब आपके हिसाब से ये सब बनी बनाई बातें हैं, आधारहीन, केवल पॉलिटिकल गासिप। 29 में लोकसभा चुनाव होना है, रिटायरमेंट मोदी जी का हो जाएगा, कौन अगला चेहरा होगा आपके हिसाब से? ये जो राजनीतिक निर्णय होते हैं, जो राजनीतिक शीर्ष पे निर्णय होते हैं, अभी एजांडे माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री। 29 के जब चुनाव होगा तो 29 का चुनाव तय करेगा कि कौन प्रधानमंत्री होता है। 2020 में किसान आंदोलन की बात करते हैं, बहुत बड़ा मुद्दा है, लगातार इस पर वार प्रहार होता है। जब किसान आंदोलन हुआ, जो किसान वहां पर बैठे थे दिल्ली बॉर्डर पर, पार्टी के हिसाब से वो लोग कौन थे? आतंकवादी बताया गया था। अब ये मुद्दा
तो कायदे से इस पे बात का औचित्य नहीं बनता। सर, लेकिन फिर भी मैं जवाब दे रहा हूँ जी। वो पॉलिटिकली कांग्रेस के द्वारा या कुछ राजनीतिक दलों द्वारा एक कुछ लोग मोटिवेट करके बैठाया गया, उसके पीछे वो लोग लगे हुए थे। लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विपक्ष को कितनी सीटें मिली, हमको कितनी सीटें मिली जी। हरियाणा का चुनाव हुआ, अगर उन मुद्दों में कहीं कोई दम होता तो वो बिन ओवर करते। भाई हरियाणा तो किसानों की का स्टेट है, क्यों नहीं बिन ओवर की? इसलिए कई बार राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ लोगों को आगे करके ऐसी लड़ाई लड़ते हैं कि जिससे सरकार बदनाम हो और उनकी पहचान न उजागर हो। लेकिन अगर उनमें उसके पीछे अगर किसान रहे होते तो लिटमस टेस्ट था ना चुनाव जी विधानसभा का जो अभी संपन्न हुआ उपचुनाव, और उसके पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश की स्थिति आप देखिए, जिधर से ज्यादा किसानों की बात हो रही। अच्छा, हरियाणा में जब सर एग्जिट पोल आए तो ये एग्जिट पोल ज्यादातर विपक्ष की ओर दिखा रहा था, फिर जब जीत हुई बीजेपी की तो तुरंत प्रहार हुआ कि भाई अचानक से कैसे जीत गई बीजेपी, ईवीएम में घपला हुआ। मैं अभी कह रहा था ना कि जब भी चुनाव विपक्ष हारता है तो ईवीएम पे घपले की बात बता दो। नहीं, किसान आंदोलन की बात इसलिए की क्योंकि सपा अध्यक्ष श्यामलाल उन्होंने आतंकवादी कहा कि बीजेपी आतंकवादी है, बीजेपी के लोग आतंकवादी हैं। देखिए अब वो तो इस तरह की जिन लोगों को संसदीय मर्यादा नहीं, जिनको भाषा का अनुशासन नहीं, वो कोई भी इस तरह की बातें करेगा। ऐसे लोगों को मैं सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं उनको कम से कम अपनी वाणी का भी अनुशासन रखना चाहिए, अपने व्यवहार में भी अनुशासन रखना चाहिए। अगर संयम और अनुशासन नहीं है तो हम क्या प्रेरणा देंगे लोग? जब हम हार जाते हैं तो हम कुछ, लेकिन अब की मुझे नहीं लगता है कांग्रेस ने ईवीएम की बात कही। देखिए उनका मैनेजमेंट आप देखिए, ये एक तो पहली बात तो देखिए कि अगर ये लोग अपने अंतर में झांके, एक तरफ तो इंडिया गठबंधन है, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और क्या हाल रहा कांग्रेस का, चिरकुट तक कह दिया गया उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को। फिर पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच में क्या रहा, हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच क्या रहा, और उत्तर प्रदेश में भी जो 9 उपचुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस की नहीं चली तो कांग्रेस ने वो मैदान से ही भाग गई। सर दोनों के बीच गठबंधन नहीं हुआ, क्या कहना चाहेंगे? तो अब बात कर ही रहे हैं। मैं बता रहा हूं, तो होता क्या है ना कि जब तक वैचारिक मुद्दों पे कहीं एक नहीं, सबको है किस तरह हम सत्ता में पहुंच जाए, जनता महत्वपूर्ण नहीं है, जनता का समर्थन महत्वपूर्ण नहीं है, जनता के बीच काम करना महत्वपूर्ण नहीं, हम किस तरह कुर्सी पहुंच जाए। तो जब इतने संकीर्ण हित होते हैं तो वो फिर ऐसे ही अपनी रफली अपना राग होता। अभी महाराष्ट्र में भी चुनाव हो रहा, वहां भी अपनी रफली अपना राग रहा, कमोबेश यही रहा। तो ये चीजें, ये जो प्रतिपक्ष है इसको अपने दामन में झांकना चाहिए और संकीर्ण राजनीतिक हितों से उठ के अगर आप राष्ट्रीय हितों पे काम कर रहे हैं तो आज नहीं कल आपको सक्सेस मिलेगी। योगी सरकार लगातार बुलडोजर एक्शन करती है ताकि अपराध कम हो सके, लेकिन क्या लगता है उत्तर प्रदेश में अपराध कम है? बहराइच में हिंसा हुई, फतेहपुर में हत्या हुई, लखनऊ में भी बलात्कार हुए 2 लगातार, इस तरह की जो घटनाएं आ रही हैं, क्या लगता है कि अपराध कम हो रहा है? देखिए हर अपराध के लिए सरकार पे दोषी ठहराना मुझे लगता है कि इस पे ये उचित नहीं। अनेक अपराध सामाजिक कारणों से हो रहे हैं, लोगों की आपसी रंजिश है। कई बार आप इधर लगातार जो 2-3 केसेज आए, केस हुए लखनऊ में, 2-3 केसेज जो बनारस में एक परिवार में 3-4 लोगों की हत्या का जी, और ऐसे मामले आए हैं, उसमें परिवार के लोग ही शामिल हैं, परिवार के लोगों ने ही किया। सामाजिक कारण, कई अपराध के सामाजिक कारण होते हैं, और रेप जैसी घटनाएं या हत्या जैसी घटनाएं, ये इससे ज्यादा निंदनीय पाप कोई नहीं। लेकिन सरकार तो आप देखिए कि जब से आदरणीय योगी जी की सरकार आई है, महिलाओं के प्रति जो दुराचार की घटनाएं होती हैं उसमें जो कन्विक्शन रेट है उठा के अगर आप देख लें, 3-3 महीने के अंदर आपराधिक सजा हुई, 1-1 महीने के अंदर आपराधिक सजा हुई। सरकार का जो काम है कि अपराधी को जितनी से जल्दी हो उसको सजा मिले, और अगर कहीं इस तरह की जानकारी मिलती है कि कोई किसी महिला को, किसी लड़की के साथ कोई छेड़छाड़ की घटना या कोई इस तरह, उस पर त्वरित कार्रवाई।
आदरणीय योगी जी की सरकार दोनों को सुनिश्चित कर रही है। और उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का सूबा है प्रदेश। राम राज्य के बाद जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि भाई दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हुई नहीं व्यापा, उसके बाद तो और उसका भी उस राज्य व्यवस्था का भी कोई मॉडल नहीं मिलता कि उसका कोई मॉडल लिखत पढ़त में हो। बाकी कोई राज्य व्यवस्था ऐसी नहीं है, अब तक तो नहीं देखने में आ रही है। हो सकता है आगे कुछ उसका रूप आवे जिसमें कोई अपराध नहीं। तो सामाजिक स्तर पर, परिवार के स्तर पर, शिक्षा संस्कार के स्तर पर, कई स्तरों पे इस पे काम करने के ये जिम्मेदारी लेकिन सरकार की है सर। अपराध सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार अपनी जिम्मेदारी ओन करती है, सरकार उसके लिए काम भी करती है। लेकिन इस समाज के नागरिक होने के नाते, देश के नागरिक होने के नाते हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग भी एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में इस तरह की समाज की संरचना की तरफ सोचें कि जहां अपराध हो। ये सबकी समेत जिम्मेदारी, एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी। जात पात को लेकर, जात मजहब को लेकर एनकाउंटर योगी सरकार करती है, ये हम नहीं कह रहे हैं, सभी लोग कहते हैं। आप सुल्तानपुर डकैत केस देख लीजिए, मुंगेश यादव से हत्या कर दी गई, उसका एनकाउंटर किया गया। अखिलेश यादव का जैसे ही बयान आता है, बीजेपी एक ब्राह्मण अपराधी को एनकाउंटर करा देती है। तो सर ये जातवाद हुआ ना सर? ये सब देखिए, पहली बात तो पूरे मामले को विपक्ष का तो काम है। विपक्ष जब भी कोई भी राजनीतिक दल विपक्ष में रहता है तो वो सरकार पे हमलावर होता है, उसको तो मौका मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप उसी केस में देखें, मुंगेश यादव की भी हिस्ट्री सीट थी, बिल्कुल थी, और उसमें एक राजपूत भी अपराधी था, जो मुख्य अभियुक्त था वो राजपूत जाति का था, उसका भी इनकाउंटर हुआ। अनुज प्रताप सिंह, उसका भी इनकाउंटर हुआ। बाद में हुआ सर? अरे बाद और पहले क्या बात है, जब बयान आया सर, इसी पे तो ये इसी पर सियासत हुई थी भाई। तो देखिए किसी के बयान पे थोड़े, अब किसी के बयान पे जैसे अब कोई बयान दे तो आप उसके हिसाब से अपना चैनल चलाएंगे कि आपका जो काम वो करेंगे। आप अपराधी कोई भी हो, एक मामले में मान लीजिए 10 अपराधी हैं शामिल, तो जब पकड़ा जाएगा कोई, यह है कि एक ही टाइम सब अरेस्ट हो जाए। ये तो पुलिस तंत्र लगा है सबको पकड़ने के लिए, कोई कभी फरार है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, उसको ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं। तो ये जो चीजें हैं, इस पे जो इस तरह के विवाद खड़े किए जाते हैं, मुझे लगता है इस तरह के विवाद अनावश्यक होते हैं। और ये जो काउंटर हुए उसमें आप जो जाति को लेके जो आप सवाल खड़े कर रही हैं, आप जातिवार अपराधियों की सूची उठा लीजिए और उसमें देखिए कि कौन राजपूत, कितने राजपूत का इनकाउंटर हुआ, कितने ब्राह्मण का हुआ, कितने पिछड़ों को हुआ, कितने इस तरह के बेग और बोगस आरोप नहीं करते। हमारा आरोप नहीं, हमारे चैनल का आरोप। सर एक चीज और रोकना चाहेंगे, अभी जब बरसात का मौसम था, ताज होटल के सामने पानी भरा हुआ था, उसमें भी जो चीजें हुई थी, पानी फेंकना, ये सब चीजें, वहां पर भी यादवों को गिरफ्तार किया गया था। ये भी अखिलेश यादव ने ही बयान दिया था। जो जिनको गिरफ्तार किया गया उस घटना में, वो जो ताज के सामने जो हुड़दंग हुआ, उसमें जो लोग शामिल थे, जिनका सीसीटीवी फुटेज में चेहरे हुआ था जी, वो लोग गिरफ्तार हुए। तो विपक्ष के आरोप कई बार बहुत बोगस होते हैं, बहुत सतही होते हैं। विपक्ष का काम आरोप लगाना है, लेकिन विपक्ष अगर वो सच के साथ खड़ा हो तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा प्रदेश और देश के हित में होगा। आखिरी सवाल, बीजेपी क्या मंदिर बनवाने के लिए देश में बड़ी मस्जिदों को तोड़ रही है? आप अयोध्या में मस्जिद देख लीजिए, बिल्कुल नहीं सर, कृष्ण जन्मभूमि, वहां भी मंदिर तोड़ने की बात हो रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर का भी देख लीजिए, वहां पर जो पास, अगर आपको इतिहास की जानकारी होगी जी, तो आपको ये पता होगा, मुगल आक्रांताओं ने, चाहे वो राम जन्मभूमि पे जो औरंगजेब के का जो सेनापति था, उसने तोड़ करके उसको मस्जिद बनवाया जी। काशी विश्वनाथ में भी वही हुआ था और वही कृष्ण जन्मभूमि में हुआ था। उसका आपने कभी शिल्प देखा हो, कभी उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देखा हो, जाके देखा ही, तो आपको मालूम हो जाएगा कि जो बात कही जा रही, जो स्टैंड है वो सही है। सर वास्तविकता क्या है, आप थोड़ा? वास्तविकता यह है कि कृष्ण जन्मभूमि को जबरिया कब्जा किया गया।
अभी भी आधे पार्ट में, एक पार्ट में भगवान कृष्ण का जो जन्मभूमि का वो हिस्सा है, एक पार्ट हाँ जी। में वही आज विश्वेश्वर भगवान काशी विश्वनाथ में हुआ, वही राम। यहाँ तो माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आ गया। दोनों मामले अभी माननीय न्यायालय के विचाराधीन है, माननीय न्यायालय ही उस पर निर्णय। लेकिन सर क्या नहीं लगता है कि जिस तरह से मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मुस्लिम वोट बैंक कम होगा पार्टी की तरफ? न्याय और अपराध में अगर कोई वोट बैंक देखता है तो मुझे लगता है ना न्याय हो सकता है ना अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो। दोनों विषय ऐसे हैं कि अगर कहीं कोई अन्याय हुआ है तो उसका प्रतिकार होना चाहिए, ये न्याय का तकाजा है। और अगर किसी ने अपराध किया है तो उसको दंड मिलना चाहिए, ये भी न्याय का तकाजा है। आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, राजनीति से भी जुड़ी बहुत अच्छी जानकारी दी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 7 मीडिया खबर वही जो सही के टैगलाइन के साथ हम ऐसे ही नए नए मेहमानों से कराते रहेंगे, आपसे रूबरू और करते रहेंगे तमाम मुद्दों पर बात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। बने रहें न्यूज़ 7 मीडिया के साथ, हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगली वीडियो में।